हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट का डे 88। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बर्तन। क्लियर। मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो मृदभांड हुए, मृदभांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उनके आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। क्लियर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जॉन खा था। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो जॉन खा था, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठ रहा था तो उस समय इसने अपने नाम को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट ये बनता है कि डॉक्टर एनी बेसेंट को किसने बसंत देवी की उपाधि से विभूषित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने इनको बसंत देवी की उपाधि दी थी। मैं आपको बता दूं कि देशवासी जो थे इनको यानी कि एनी बेसेंट को देशवासियों के द्वारा माँ बसंत कहकर के संबोधित किया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी इनको बसंत देवी कहकर के संबोधित किए थे। क्लियर। इनकी 2 पुस्तक थी जो कि हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, और उस 2 पुस्तक का नाम क्या है, डेथ एंड आफ्टर, और एक और पुस्तक है इन द आउटर कोर्ट। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इनके बारे में हम आगे एक और क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है जिसमें और भी आपको और भी चीज़ इनसे जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। अगला पॉइंट ये बनता है कि झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट भारत का सर्वाधिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पूर्व सोवियत संघ से हमारे देश में 2 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। पहला तो बोकारो था और दूसरा भिलाई था। पहले भिलाई था, बाद में बोकारो आया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पश्चिमी जर्मनी के थ्रू कौन सी प्लांट यहाँ पे लगाया गया था, तो राउरकेला जो है उड़ीसा में, राउरकेला वहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है वहाँ पर लगाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे। बताइए फ्रेंड्स, अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अरविंद घोष जो थे अलीपुर बम केस में शामिल थे और एक आरोपी थे, इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम क्या था, टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ। ठीक है, टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ में उन्होंने जो भी मुकदमा उन पर चलाया गया था उनके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वृत्तांत वर्णन इसमें किया था इस पुस्तक में। तो ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ किसकी पुस्तक है, तो याद रखेंगे अरविंद घोष की। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हेलविड में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भव्य मंदिर स्थापित किया गया था। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हेलविड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, होयसल। ठीक है, होयसल के द्वारा बनाया गया था। हेलविड को पहले फ्रेंड्स प्राचीन में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के समीप पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पे जो होयसल नरेश थे विष्णुवर्धन ने होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, होयसलेश्वर मंदिर का भव्य निर्माण कराया था होयसल में। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट में क्या बनता है देखिए, सुप्रसिद्ध जो संगीतज्ञ थे तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन में सुविख्यात थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। जो तानसेन थे और बैजू बावरा थे किसके शासन में सुविख्यात थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में ये रहते थे। क्लियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं अकबर ने इनको उपाधि भी दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम क्या था, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इनके दरबार में अन्य जो गायक रहते थे, जैसे फ्रेंड्स उनका नाम क्या था, 2 नाम तो आपने दिए गए, तानसेन और बैजू बावरा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बाज बहादुर और बाबा रामदास जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो कि गायक थे। क्लियर। और प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में बात करें कि अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था,
अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद, जिसको फ्रेंड्स अकबर ने एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम क्या था, श्री कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। क्लियर। और अन्य दो चित्रकार भी थे जिनको हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, जो कि दसावंत और वसावंत, ठीक है। दसावंत और बसावंत जो थे वो अकबर के दरबार में ही रहने वाले चित्रकार थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। तो बताइए इनमें से कौन जो है वो सही तरीके से मैच नहीं किया गया, गलत है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या गया है कि नामदेव, नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र से बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चैतन्य जो प्रभु थे वो बंगाल से संबंध रखते थे। नरसिंह मेहता का भी संबंध गुजरात से ही था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत जो पॉइंट किया गया वो वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का जो संबंध था फ्रेंड्स वो वाराणसी से था, क्योंकि इनका जन्म हुआ था जो काशी में हुआ था, कह सकते थे चंपारण है, ठीक है, चंपारण है काशी में, और या फिर वाराणसी, इस तरह से कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फ्रेंड्स जो कि ये क्या था, पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रेरिता के रूप में इनको जाना जाता है, या फिर पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, वल्लभाचार्य को। सूरदास जो थे इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है फ्रेंड्स, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये पॉइंट याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये बनता है कि हैंकॉक किस देश के दस्तावेजों पर मुहर लगाने की एक पारंपरिक प्रथा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हैंकॉक किस देश के दस्तावेजों पर मुहर लगाने की एक पारंपरिक प्रथा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जापान की एक प्रथा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कौन असत्य तरीके से यानी कि गलत है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। बात यहाँ पे किसके बारे में की जा रही है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है कि 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान में किया गया। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि सरकारी आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से इस निकाय का गठन किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात निकाय की जा रही तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर। और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हो रहा था राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया था, लेकिन इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे करेंगे कि असत्य कोई नहीं, यानी कि सभी कथन सत्य। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि सूरी राजा खालिस्तान को हुमायूं द्वारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए किसे पराजित किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए सूरी राजा किसे, यानी कि सूरी राजा को, वो सूरी राजा कौन था जिसने हुमायूं द्वारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए जो कि पराजित किया था। आप सभी को पता है कि हुमायूं जो था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दो युद्ध हुए थे लास्ट में, यानी कि 1539 और 1540 में। एक तो चौसा का युद्ध 1539 में, और उसके बाद बिलग्राम का युद्ध कह सकते हैं या फिर कनौज का युद्ध कह सकते हैं। उन दोनों जो युद्ध था उसमें हुमायूं के पराजय होने के बाद हुमायूं भाग गया था, और भागने के पश्चात फ्रेंड्स 15 वर्षों के बाद इधर उधर घूमने के बाद फिर से वो आया दिल्ली पर शासन करने। और जब दिल्ली पर आया तो उस पर पंजाब के शासक के साथ उसको युद्ध करना पड़ा, और उस युद्ध का नाम रखा गया था सरहिंद का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को उसने पराजित किया था और पुनः जबकि दिल्ली पे राजगद्दी पर बैठा हुआ था। क्लियर। और कुछ दिनों के बाद ही, थोड़े दिन के बाद ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर सूरी को उसने पराजित किया था। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो उसे संभावित परिणाम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, संभावित परिणाम क्या होगा। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो उस समय हमारा जो संभावित परिणाम होता है वो होता है अपस्फीति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है। मीरा सेठ समिति यहाँ पे दिया गया और एक जानकी रमन समिति दिया गया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मीरा सेठ समिति का संबंध बिल्कुल करेक्ट है कि हथकरघे के विकास से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जानकी रमन समिति का संबंध भी बिल्कुल करेक्ट है कि बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच करने हेतु इस उद्देश्य से इसको गठित किया गया था, जानकी रमन समिति को। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, कह सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शन सही तरीके से मैच करता है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर, दोनों एक और दो। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की जो अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का जो अधिकार दिया गया वो एक मौलिक अधिकार है। लेकिन ये अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 में कई सारे बात कही गई है, लेकिन ये जो पॉइंट है 19 के डी में आता है। ठीक है, याद रखेंगे 19 के डी के अंतर्गत ये बात कही गई कि स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत 19 के डी के अंतर्गत सभी जो नागरिक होंगे वो संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया? और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में शायद डिस्कस किया हुआ था। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का। देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने डायरेक्ट आपको बताया भी था कि 245 से 263 जो होता है वो कि केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में देखना चाहे तो देखिए भाग यहाँ पे किसके बारे में कीजिए? भाग 6। भाग 6 का संबंध किससे होता है? तो सिर्फ और सिर्फ राज्य से संबंध होता है। और भाग यहाँ पे बात करें किसके है? तो भाग यहाँ पे 14 दिया गया। तो भाग 14 का संबंध संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में बात की गई है। क्लियर। और भाग यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भाग 17, भाग 17 का संबंध किससे फ्रेंड्स? तो राज्य भाषा से। क्लियर, राजभाषा का संबंध है और इसका अनुच्छेद भी आप याद रखें क्योंकि पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है? देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आप सभी को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कौन सा कथन जो कि सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कथन में क्या कह रहा है, पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित राजतरंगिणी जो कि संस्कृत में लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो कोई दिक्कत नहीं, राजतरंगिणी का जो संबंध होता है वो कश्मीर के इतिहास से ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और ये संस्कृत भाषा में भी लिखी गई है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसके लेखक जो कि कल्हण को माना जाता है। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। क्लियर। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि कल्हण ने इसे 11वीं शताब्दी में लिखी थी। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो 1148 से 1149 ईस्वी के अंतर्गत लिखी गई थी। तो 1148 से 1149 का मतलब क्या हुआ? 12वीं शताब्दी, न कि 11वीं शताब्दी। तो कह सकते हैं ये पॉइंट गलत है। क्लियर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो कि गलत तरीके से कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो असत्य गलत तरीके से कह रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि 1881 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या ये सही है? यहाँ पर तो सही है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, लेकिन ये पॉइंट गलत है क्योंकि 1884 यहाँ पे होना चाहिए था। क्लियर, इसको सुधार करके 1884 करेंगे। अगला पॉइंट में क्या कह रहा है कि तिलक ने वेदों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, वेदों में आर्कटिक होम का एक पुस्तक लिखा था। बिल्कुल करेक्ट है, ये पॉइंट भी सही है। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि इनकी एक पुस्तक थी आर्कटिक होम से रिलेटेड, जो कि इन्होंने इसमें बताया था कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो क्या था? आर्कटिक क्षेत्र था। इन्होंने ये बताया था इसी पुस्तक के अंतर्गत। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले में समर्थन किया था और इसी समर्थन के वजह से इनको राजद्रोह घोषित किया गया और राजद्रोह घोषित करने के उपरांत इनको 1908 में राजद्रोह के आरोप में इनको जो कि 6 वर्ष के लिए सजा दी गई। 1908 से 1914 तक इनको म्यांमार के जो मांडले जेल कह सकते हैं वहाँ पे इनको जो कि कैद किया गया था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमारा जो गलत था वो तो ऑप्शंस आप देख ही सकते, एक गलत है और यहाँ पे लास्ट ऑप्शंस भी पढ़ लीजिए। श्री भगवद गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई इनकी पुस्तक जो थी गीता रहस्य। गीता रहस्य जो इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है, हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, गीता रहस्य के लेखक कौन है? जो कि बाल गंगाधर तिलक। क्लियर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए गलत किया गया था क्योंकि 1881 नहीं 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चंस अगर आपने देखने के बाद ये डिसाइड किया हुआ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। क्लियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सूची में क्या है? तो यात्री और उनके देश के साथ मिलान करना है। तो मिलान कीजिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मैच करा के बताता हूँ। आपको पता है कि वास्को डिगामा जो था एक पुर्तगाली यात्री था, यानी कि फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच होना चाहिए। कहाँ पे मिल रहा है?
फर्स्ट का सेकंड के साथ आप ऑप्शन बी को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहा है, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन बस इतना ही से काम नहीं चलने वाला, आगे भी हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं कोलंबस। तो कोलंबस एक स्पेन का यात्री था जिसने फ्रेंड्स ये निकला था भारत के खोज में, लेकिन ये पहुंच गया था, जो कि आप सभी को पता है कि 1492 ईस्वी में इसने अमेरिका की खोज की थी, जो कि ये भारत की खोज करने के निकला था, लेकिन ये इसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी थी। तो फिलहाल आप सभी को ये पता है, जो कि ये स्पेन से संबंध रखता है, तो बी का फर्स्ट हो जाता है। उसके बाद बात करें कि कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक जो था वो फ्रेंड्स ब्रिटेन का एक यात्री था और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, आप सभी को पता होगा, यानी कि सी का 4 के साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तस्मान जो था ये हॉलैंड का यात्री था जिसने न्यूजीलैंड की खोज की थी, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल हो जाता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 124 के 2 के अंतर्गत, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। अगला पॉइंट क्या बनता है कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी वंश ने खालिस्तान के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। कुल मिलाकर क्वेश्चंस का मतलब ये बनता है कि जो ये खिलजी वंश चला था वो कब से कब तक चला था। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक ये खिलजी वंश चला था। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे खिलजी वंश का संस्थापक इसे ही माना जाता है, आप इसके याद रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है, जिसने अपनी राजधानी किलोखरी में बनाई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है। अगला पॉइंट ये बनता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था इसका तत्कालिक कारण क्या था। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना इस वजह से क्या हुआ था कि ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। 1746 से लेकर के 1748 तक हुआ था। इसे फ्रेंड्स सेंट टोमे की युद्ध भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, सेंट टोमे का युद्ध। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को एक अंग्रेजी अधिकारी जिनका नाम क्या था, कैप्टन बार्नेट, ठीक है, कैप्टन बार्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और ऐसे ही पूछा था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो किस संधि के तहत हुई थी, तो 1748 में एला सेपल की संधि के तहत ये समाप्त हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुस्तावुल पोर्ट का निर्माण किसने कराया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न, बताइए गुस्तावुल पोर्ट का निर्माण जो है वो किसने कराया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डचों ने कराया था। कहाँ पे, बंगाल में कराया था, याद रखेंगे। गुस्तावुल पोर्ट का निर्माण डचों ने कराया था और ये बंगाल में कराया था। अगला पॉइंट में क्या बनता है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। वैनगंगा और पैनगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स गोदावरी, ठीक है, गोदावरी की ये सहायक नदी होती है। अब बात करें गोदावरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है। अन्य सहायक नदियों में आता है इंद्रावती, पर्णाहिता और मंजीरा, पूर्णा और वर्धा, इसके अन्य जो कि सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। क्लियर, और आपको पता है फ्रेंड्स जो गोदावरी होता है वो प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदियों में आती है और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि दक्षिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गंगा। क्लियर, इसका उद्गम कहाँ पे होता है, इसका उद्गम नासिक के समीप त्र्यंबकम गांव से होता है और ये कहाँ पे गिरता है, तो ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट होता है इसके सहायक नदियाँ, जो मैंने आपको बताया, इंद्रावती, पर्णाहिता, मंजीरा, पूर्णा और वर्धा, ये सारे जो कि फेमस है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि तमिलनाडु में हेंगेकल जलप्रपात और कर्नाटक में भारचुक्की और गोलमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि तमिलनाडु में हेंगेकल जलप्रपात और कर्नाटक में भारचुक्की और गोलमुरी जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं कि कावेरी नदी और भी कुछ कई कारणों से फेमस होता है, जैसे कि ये आपका जो कावेरी नदी है ये इन दो राज्यों में यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हमेशा विवाद का कारण होता है। ये पॉइंट हमेशा पूछ जाता है कि जो कावेरी विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच होता है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये विवाद है। क्लियर, कावेरी को एक और नाम से जाना जाता है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं,
उसी तरह से कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसमें की लगता है, ठीक है। कावेरी में देखिए क आता है तो की इसमें भी आता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, हमेशा इस चीज़ को नोटिस करके रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कहें तो आपको कावेरी को टिक करना, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले के समीप ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि मानव विकास रिपोर्ट, यानी फ्रेंड्स ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होता है वो मानव विकास सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट है, दिए गए कथनों में से कौन सा जो कि सही होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बात किया की जरिए कि HDR जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया था। ये पॉइंट सबसे पहले तो गलत है, क्योंकि HDR जो जारी किया जाता है वो UNDP के द्वारा जारी किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। क्लियर। और बाकी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है कि HDR को सबसे पहले 1990 में महबूब उल हक ने लॉन्च किया था, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का संयुक्त सूचकांक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन गलत था, सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर बीकॉम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि जो मानव विकास रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा जारी किया था? UNDP के द्वारा जारी किया था, और इसका फुल फॉर्म भी पेपर में देखने को मिलता रहता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जापानी एनसीफिलाइटिस का कारक क्या होता है? जो जापानी एनसीफिलाइटिस जो होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका जो कारक होता है वो विषाणु होता है, वायरस होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें इसमें कौन सा मच्छर इसका कारक बनता है, तो इसका जो मच्छर का नाम होता है क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर के कारण ये होता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि गुरुत्वानुवर्तन यानी कि ग्रेविट्रोपिज्म क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? गुरुत्वानुवर्तन क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में पौधों की जो वृद्धि होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो आप अच्छे तरीके से सब मिलान को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा मिलान सही तरीके से मैच किया गया। तो बात करते हैं एक एक करके। देखिए प्लानिंग एंड द पुअर बिल्कुल करेक्ट है कि BS मिन्हास की एक पुस्तक थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इज फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में देखने को मिला होगा। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखी थी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था जो कि M विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 दिन पहले कराया हुआ था, तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बनता है, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए और इसमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। क्लियर। एक एक करके पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना राइट आंसर को टिक करें। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। प्रथम अनुसूची का संबंध किससे? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को पता होगा। देखिए यहाँ पे चौथी अनुसूची दी गई है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फर्स्ट तो आपने देख लिया। सेकंड अनुसूची के बारे में बात करें तो सेकंड अनुसूची जो होता है वो पेंशन और भत्ते से, यानी कि जो विभिन्न अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके पेंशन और भत्ते से संबंधित होता है। थर्ड जो होता है वो क्या होता है? पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से ये संबंध होता है। क्लियर। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो होता है वो विभिन्न राज्यों तथा जो संघीय क्षेत्र हैं उनमें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण फोर्थ अनुसूची में दिया गया, जो कि यहाँ पे ये गलत किया गया और इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट गलत है। और यहाँ पे जो लिखा गया विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख, ये आपका फिफ्थ अनुसूची में आता है, तो इसको आप चेंज कर लेंगे। क्लियर। बाकी बिल्कुल करेक्ट है कि 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन किया गया, इसमें जो कि 3 प्रकार की सूची दी गई है, समवर्ती सूची, संघ सूची और एक राज्य सूची। ठीक है। और 10वीं अनुसूची का संबंध बिल्कुल करेक्ट है, दल बदल विरोधी कानून, जिसको फ्रेंड्स 1985 में लागू किया गया था। क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आपने देख लिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बिल्कुल गलत तरीके से मैच किया गया था। अगला पॉइंट क्या बनता है कि दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B12। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन B12 के कारण दूध की दही की तुलना में, ठीक है फ्रेंड्स, दूध की तुलना में दही का जो पोषीय मूल्य अधिक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स। आपको पता है कि विटामिन B12 से हमेशा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो आपको पता है कि विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है उसका क्या नाम होता है, साइनोकोबालामिन। कोबाला यानी कि कोबाल्ट इसमें मौजूद होता है विटामिन B12, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो आप तीनों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा मिलान जो कि सही तरीके से मैच किया गया है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या मिलान गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप सभी को पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अभी आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित किया गया। लेकिन समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार 14 से 18 के अंतर्गत आता है, न कि 25 से 28। 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो थर्ड मैच किया था वो गलत तरीके से मैच किया था। तो हमें बताना है कि सही मिलान कौन सा है। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया महालोनविस मॉडल। आप सभी को पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालोनविस मॉडल पे आधारित था। तो किसके साथ ये जुड़ा हुआ है, पीसी महालोनविस का जो संबंध था ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका समय शुरू हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास से संबंधित था। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है कि मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर बना रहता है या फिर स्थान पर रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि नेत्र गोलक की जो गति प्रदान करने वाली मांसपेशियां स्लेरी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, स्केलरी से जुड़ी होती हैं, जिसमें क्या होता है कि निलंबित तंतुओं के द्वारा नेत्र का लेंस और पश्चाभिकाय जो यानी कि इसको कहते हैं, इसका जो नाम होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं सिलियरिस बॉडी। ठीक है, सिलियरिस बॉडी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और स्थिर बने रहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं आपको फ्रेंड्स, आइरिस का संबंध क्या होता है। हमारे आंख में आइरिस क्या करता है, आइरिस का दो कार्य होता है, एक तो प्रकाश का नियंत्रण करता है और साथ साथ आइरिस के कारण ही आंख का जो रंग होता है वो डिसाइड होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या बनता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का वातावरण होता है तो उस समय क्या होता है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसका सीधा सा कारण ये होता है कि यह क्या करता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने अयोग्य बना देता है। इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और आप सभी को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी जहरीली गैस है, इसको कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला पॉइंट यह बनता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि पदार्थ का जो संवेग होता है जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम जिसको पी से डिनोट किया जाता है, पी इक्वल टू क्या होता है एम वी। ठीक है, और वेग के बारे में बात की तो वेग यानी कि आपका जो कि वेलोसिटी। क्लियर, अब इन दोनों का रेशियो करना है, यानी कि पी अपॉन में वी करेंगे। तो पी अपॉन में वी का मतलब पी की वैल्यू हम एम बी रख देते हैं, एम बी बटे में वी। तो वी से वी खत्म होगा तो क्या होगा, यानी कि एम हमारा प्राप्त हुआ। एम क्या है, एम आपका जो कि द्रव्यमान है, मास है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में काफ़ी फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं और अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप चारों को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य 5 वर्ष का होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यपाल की जो पदावधि होती है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को पता है।
थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है, ये भी राज्यपाल के अंतर्गत ही आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट ही था, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, याद रखेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ये बताएं फ्रेंड्स कि राज्यपाल का जो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वो किस आर्टिकल के तहत करता है, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि हम्पी में जो स्थित विरूपाक्ष मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय के द्वारा। अब आपको पता है कि देवराय द्वितीय जो थे वो किस जो कि वंश से संबंधित थे, विजयनगर साम्राज्य में कई वंश बने थे और उनमें से एक वंश था जो था वो संगम वंश। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय के नाम से भी जाना जाता था, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, इन्होंने ही विरूपाक्ष मंदिर को निर्माण कराया था जिसको यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप कई बार पेपर में भी देखने को मिलता रहता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 22 होती है, जिसमें से क्या होता है फ्रेंड्स 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो कि राज्यसभा से होते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है। अगला पॉइंट ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच नहीं किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है विकास का सिद्धांत। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के साथ बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीरो बेस्ड जो बजटिंग का जो शब्द दिया गया था और वो दिया गया था पीटर पायर के द्वारा, और ये अमेरिका से संबंध रखते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग एंड द पुअर वीएस मिन्हास, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ पॉइंट तो आपने अब समझ ही लिया होगा कि ऑप्शन एक ही बचा तो वो राइट आंसर होगा। लेकिन हमें ये बात करना है फ्रेंड्स कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत जब जेएस मिल ने नहीं दिया था तो किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था रेगनर नर्स के द्वारा। ठीक है, रेगनर नर्स के द्वारा। लेकिन बात करें कि जेएस मिल ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम क्या था, उस सिद्धांत का नाम था न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। ये चीज़ याद रखेंगे, तो कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि ओम का नियम कहता है कि, यानी फ्रेंड्स ओम का नियम का सही संबंध इनमें से ऑप्शन कौन सा सही तरीके से मैच करता है। देखिए बात करते हैं, आप सभी को पता है कि ओम का नियम जो होता है फ्रेंड्स V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब जो कि विद्युत धारा, और R का मतलब प्रतिरोध। क्लियर, अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन किसके साथ मैच कर रहा है। शक्ति से तो कोई मतलब ही नहीं है, शक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, तो फर्स्ट और जो कि लास्ट ऑप्शन खत्म हो गया। अब ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पे विद्युत धारा मान निकालते हैं, विद्युत धारा बराबर जो कि प्रतिरोध बटा वोल्टेज लिखा गया, तो हम यहाँ पे अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन में R हो जाएगा। क्लियर, यानी कि देख सकते हैं कि वोल्टेज यानी कि विद्युत धारा बराबर क्या लिखा गया, वोल्टेज अपॉन में प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, V बराबर IR। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि एनी बेसिन के संदर्भ में आपको बताना है, विचार करना है, तो पढ़िए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आपके सामने दिए गए एनी बेसेंट के संबंध में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एनी बेसेंट जो कि होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे, आप सभी को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 1917 में इन्होंने होम रूल स्टार्ट किया था, तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये गलत पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना नहीं की थी। आप सभी को पता होगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाडिवस्टक और कर्नल आलकट के द्वारा किया गया था, तो कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड में क्या दिया गया कि एक बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी, कब बनी थी आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, इसमें बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई थी, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, और कहाँ की ये अधिवेशन इन्होंने किया हुआ था ये भी आप साथ में इंक्लूड करेंगे। क्लियर, तो फिलहाल कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया वो वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड बात कही गई है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने एक अलग से वीडियो देखा था वन्यजीव अभ्यारण्य से, मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको कराया था। तो देखिए ये बताया था बुक्सा जो है वो बिहार में नहीं पश्चिम बंगाल में पड़ता है।
पश्चिम बंगाल का जो जलपाईगुड़ी जिला है वहाँ पे ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। क्लियर। बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखेंगे। जो डम्फा है मिजोरम, जो नमेरी है वो असम में पड़ता है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाता है। क्लियर, तो याद रखिएगा फिलहाल ऑप्शन ए गलत है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। यानी फ्रेंड्स आंग्ल नेपाल जब युद्ध हुआ था उस समय कौन से लॉर्ड थे, किसका शासनकाल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस। अब बात करते हैं कि आंग्ल जो नेपाल युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1814 से लेकर के 1816 में। क्लियर, याद रखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या था, सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। क्लियर, 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। और इस संधि में हुआ क्या था, नेपाल के द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमाऊं है और नैनीताल और ये शिमला जो कह सकते हैं, रानीखेत कह सकते हैं, आदि जो कई क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। और साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा लाभ हुआ था इनको, तो क्या हुआ था कि गोरखों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने की अनुमति मिली थी, भर्ती की गई थी। तो इनको ये सबसे बड़ा लाभ मिला था। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट में क्या बनते हैं कि 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई थी। क्लियर, बताइए बसीन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, और हम लोगों ने इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका है। तो फिलहाल बात करते हैं इसके राइट आंसर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य ये संधि हुआ था 1802 में, बसीन की संधि। डायरेक्ट भी पूछा था कि बसीन की संधि कब हुआ था, 1802 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है, आपको बताना है कि कौन इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे वातावरण में सबसे मौजूद अधिक मात्रा में 78% करीब। तो कह सकते हैं कि ये तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो आता है, एक आता है आपका वो जलवाष्प, सबसे ज़्यादा जलवाष्प आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो बताइए पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन सी को देखें तो डायरेक्ट हमें मिल जाता है कि ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, न कि एक बंद तंत्र होता है। तो राइट आंसर विल भी ऑप्शन सी, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया, सही नहीं है। बाकी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, यह एक अजैविक और जैविक दोनों संगठनों का युक्त होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, जो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादकता का मतलब यही होता है, आप याद रखेंगे। क्लियर, और एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन सी जो है वो गलत तरीके से लिखा गया, ये खुला तंत्र होता है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताइए फ्रेंड्स पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन डी, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इतनी सारी मेहनत का फल आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, किस तरह से हम काम करें। क्लियर, नीचे जरूर कमेंट करके बताया करें। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है कि जो कि करंट अफेयर्स है कि हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है फ्रेंड्स, 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। काफी अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स है वो क्या क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यह जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था इसका तीसरा संस्करण था। बिल्कुल करेक्ट है कि 2020 में इसका थर्ड संस्करण हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, याद रखेंगे। क्लियर, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसका आयोजन उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये पॉइंट गलत है, उड़ीसा के कटक में नहीं फ्रेंड्स, ये असम के जो कि गुवाहाटी शहर में हुआ था। पहला तो सही था लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन में देखिए पदक तालिका में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली क्रमशः शीर्ष स्थान पर है। फर्स्ट जो रैंक मिला महाराष्ट्र को मिला था, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली को मिला था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल राइट आंसर था, इसलिए राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन सी को। 1 और 3 दोनों सही था। क्लियर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संकट से निपटने के लिए बनी संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयराम रमेश। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अपनी रिपोर्ट जो राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी गई थी। और ये जो जयराम रमेश देख रहे हैं आप, ये कौन है, तो राज्यसभा के सदस्य और ये कांग्रेसी एक नेता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। नीचे कमेंट्स करके आप बताइएगा जरूर कि आपकी स्कोरिंग क्या रही और आपको आज की वीडियो
कैसी लगी। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।